आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। कड़ी धूप है इस वक्त बनारस से। अब हमारा काफिला बढ़ चुका है आजमगढ़ की तरफ, लेकिन जो कल इंटरव्यू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बनारस में उस क्रूज पर, उसने आप भी जानते हैं तहलका मचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मिनट का जो इंटरव्यू दिया, उस 25 मिनट में 11 मिनट वो इनफैक्ट वो 24 मिनट 27 सेकंड का इंटरव्यू था और उन्होंने मुसलमानों से अपने रिश्ते के ऊपर लगभग 11 मिनट बोला। ये सबसे बेबाक इंटरव्यू था, दिल की गहराइयों से दिया गया इंटरव्यू था और चूंकि इसकी गूंज दूर तलक गई, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त बड़ी एक्टिव नजर आई। हर जगह उन्होंने बकायदा इस पर रिएक्शन देने की कोशिश की। किसी ने सराहा है तो किसी ने इसकी आलोचना की है, लेकिन अगर सही मानों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये वो मास्टर स्ट्रोक था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे के पूरे कोर्स ऑफ डायरेक्शन को बदलने की कोशिश में साफ नजर आए हैं। और वो क्या थी? वो मास्टर स्ट्रोक ये था कि बार बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए ना कुछ करते हैं ना कुछ कहते हैं। मुसलमानों से दूरी बनाने का जो एक नैरेटिव गढ़ दिया गया था, कल के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे सिरे से खारिज करके उस पूरे नैरेटिव को धराशायी कर दिया है। आपको ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा मुसलमानों से उनके रिश्ते के बारे में, और उसके बाद शुरू करेंगे डिबेट। मोदी और मुसलमान को लेकर जितनी सियासत देश में हुई है, शायद ही कभी विपक्ष ने किसी और मुद्दे पर की होगी, शायद ही कभी दूसरे मसले पर चर्चा हुई होगी, शायद ही किसी दूसरे नाम पर इतना परसेप्शन बनाया गया होगा, और शायद ही इससे बड़ा विपक्ष ने कोई चुनावी एजेंडा बनाया होगा। मोदी के नाम से मुसलमानों को सालों तक डराया जाता रहा, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर दिए अपने इंटरव्यू में मोदी ने सारे मिथक तोड़ दिए। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनकी वोट मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में पीएम मोदी ने घुसपैठिए वाले बयान पर भी मोदी और मुसलमान पर बनाए गए माहौल पर बेबाकी से बात रखी। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी? मैं हैरान हूं जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री बेबाकी से बात कर रहे हैं। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने उन सारे विरोधियों को जवाब दे दिया जो मोदी और मुसलमान को अलग अलग चश्मे से देखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये वो महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पर लगातार कई सालों से चर्चा होती रही। 22 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों का जिक्र किया, गोधरा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी इमेज जो है वो खराब करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हुई, और उसके बाद वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू और मुसलमान नहीं करने का संकल्प लेकर आया हूं। कुछ भी हो जाए, अगर मैंने हिंदू मुसलमान किया तो मैं सार्वजनिक जीवन से मैं रहूंगा ही नहीं। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मामला है
वो सियासी टर्न लेता है, क्योंकि उसके बाद तमाम विपक्षी दल जो हैं वो बाकायदा इस पर प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव उनके पिच पर बाकायदा आ चुका है। हमारे साथ वारिस पठान जुड़ चुके हैं, AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। वारिस भाई, अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि आप लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की चर्चा ही नहीं करते हैं, मुसलमानों के बारे में सिर्फ कड़वा बोलते हैं, लेकिन कल उस पूरे नैरेटिव को मोदी ने धराशायी कर दिया। मुझसे सवाल किया क्या? जी वारिस भाई, आपसे। देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो मैंने इंटरव्यू देखा, सरासर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। 2002 की उन्होंने बात की। अरे 2002 में तो बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ था, उनकी माँ बहन के साथ बलात्कार हुआ था, उनका कत्लेआम कर दिया, उसकी बेटी का कत्ल कर दिया। वो जो दरिंदे जेल के अंदर सजा भुगत रहे थे, उनको मतलब मोदी की सरकार ने इलेक्शन। मुझे वारिस भाई की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा वारिस भाई, मैं आपकी आवाज़ इसलिए नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि आपका माइक शायद कॉलर से गिर गया है, आप उसे दुरुस्त कीजिए। मैं अनुराग भदौरिया के इस वक्त रुक कर लेती हूँ। अनुराग भदौरिया, कल प्रधानमंत्री के उस बयान ने चर्चा गर्म कर दी है कि आपके पास वो जो इकलौता वाहिद मुद्दा था, अब वो भी पीएम ने छीन लिया। देखिए, अब सवाल इस बात का है कि मुझे अच्छा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे हार रही है वैसे वैसे कुछ तो उनकी समझ में आ रहा है कि देश की जनता सर्वोपरि है। अब जनता के अंदर नैरेटिव क्या है? जनता के अंदर नैरेटिव ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जनता विरोधी सरकार है, ये जनता के मसलों को हल नहीं करती है, जनता की समस्या से इन्हें कोई लेने देना नहीं था। कभी इन्होंने बात की हो महिला पहलवानों की तो बताइए, महिला समस्या पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन महिला पे तो चुप्पी साध रही पूरी सरकार की सरकार। एक घटना नहीं, दो घटना नहीं, कितनी गिनाओ, चाहे महिला पहलवान की गिनाओ, चाहे मणिपुर की गिनाओ, चाहे हाथरस की बेटी की गिनाओ, चाहे BHU की घटना गिनाओ, चाहे कहीं की भी ले लो, उन्नाव की घटना ले लो, या जिस तरह की घटना है आपको देखने में रमन्ना के लिए वोट भी मांग के आए ये। अब उस पर क्या बोलेंगे? ये फंस चुके बुरी तरह से। तो ये किसान के बारे में बात नहीं करेंगे, युवा समस्या पे बात नहीं करेंगे, छात्र की मुसीबतों पे बात नहीं करेंगे। तब आप उनको क्या मुद्दा नजर आने लग गया? तब मुद्दा नजर आया पहले मंगलसूत्र, पहले सोचा मंगलसूत्र मुद्दा बना ले, नहीं बना। जनता ने कहा नहीं, कोई मंगलसूत्र मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। फिर उन्होंने मुसलमान मुद्दा बनाया, जनता ने नकार दिया, कोई मुसलमान मुद्दा नहीं इस देश के अंदर में। फिर मीट मछली भैंस बाबरी ताला सारे मुद्दे जनता ने नकार दिए। अब ये परेशान है, घबराए हैं कि सारी सीटें हार रहे हैं, सत्ता जा रही है, तो चलो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बातों से नहीं होगा। 10 साल का काम आपका जो जिससे कारनामे हैं आपके, वो जनता ने देखे हैं कि अपने समाज के अंदर में किस तरह से विकास की राजनीति नहीं की है। एक तो मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है, आप मुझे जवाब दीजिए एक बात का। मैंने सुन लिया, क्योंकि विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास की आप बात कर रहे हैं। मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। क्या दिया आजमगढ़ को आप लोगों ने, सिवाय यादव परिवार के? उनको टिकट दे रहे कि आपने आजमगढ़ को क्या क्या दिया, गिना दीजिए मुझे। अब सुन लीजिए। देखिए, आजमगढ़ में आप खड़े हैं, जिस रोड पे आप खड़े हैं उसकी तरफ पीछे देख लीजिए, वो समाजवादी पार्टी की समय की बनी हुई रोड है, चौड़ीकरण उसका तभी पास हुआ था। और सुन लीजिए, हमने गन्ना मिल वहाँ पे दिए आजमगढ़ में, हमने मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में दिया है, और कलेक्टर जहाँ से पास बन रहे होंगे, भव्य जो बिल्डिंग है कलेक्टर की समाजवादी की देन है। और सारे कस्बों को, पूरे आजमगढ़ को रोडों से, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने दिया? वो जो पीछे का आप रोड बता रहे हैं ना, वो पीछे पूर्वांचल एक्सप्रेस है, किसने दिया है पूर्वांचल एक्सप्रेस? पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी की देन है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोड आप देख रहे हो पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी की देन है। 90% समाजवादी उसका लैंड एक्वायर करके दे गई थी, टेंडर हो गया था। उस आपने टेंडर के नया टेंडर दे के अगर रोड हमारी हमने जो लैंड एक्वायर करके दी थी, रोड का स्ट्रक्चर बना के दिया था, आपने बना के नए ठेकेदार को देके आप कह रहे हो हमने बना दिया। कमाल की बात कर रहे हो आप। तो अरे अनुराग जी, ऐसा है ना, ये तो सब कहते हैं, फिर उससे पहले की जो सरकार आएगी मायावती की, वो कहेगी कि हमने किया था, आप लोगों ने टेंडर बदल दिया। ये तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई ना। मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस एक बार के लिए मान लेती हूँ, आप ही ने किया, किसी ने नहीं किया, आप ही ने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेस, ठीक है। अब और गिनाइए, गन्ना मिल, ओके, और गिनाइए ना, और गिनाइए। गन्ना मिल किसने दिया? गन्ना मिल किसने, गिना रहा हूँ, सुनिए, गन्ना मिल किसने दिया?
समाजवादी ने बनाया ना गन्ना मिल? ये तो नहीं बता सकते ना बीजेपी। विकास मेडिकल विकास कॉलेज की आप आजमगढ़ बात को करते किसने हैं, दिया? समाजवादी विकास ने के दिया ना। नाम पर यहाँ पे आपके डिग्री पास कॉलेज, गिनती की डिग्री दो कॉलेज चीजें होती किसने है, बनवाए? दो चीजें सुन गिनती की लीजिए। होती है और उसके अरे बाद सुन बड़े लीजिए, बड़े और सुन भाषण लीजिए, आप और ऐसे सुन देते हैं लीजिए। जिसकी आप हद बोलने नहीं को नहीं दे है। रहे हो आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शाजिया इल्मी भी हमारे साथ है और बारिश पठान का माइक जो है वो बेहतर हो चुका है। लेकिन पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया में आपकी आवाज कम कर रही हूँ, लगातार बोलते चले जाएंगे आप, मैं नहीं बोलने दूंगी ऐसे आपको। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं अनुराग भदौरिया? विकास की बात कीजिए ना, हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र नहीं चलेगा। अरे वही तो पीएम ने किया है, उन्होंने उस नैरेटिव को धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा ये मेरा संकल्प है। विकास, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शानदार बढ़िया साक्षात्कार करने के लिए और वो सारे मुद्दे जिनकी चर्चा होती रहती है वो सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप गर्मी में धूप में इस वक्त वहां से सीधे ये सवाल जवाब कर रही हैं। अब ये तो कोई भी मतलब अनुराग भाई बढ़िया प्रवक्ता हैं, अखिलेश जी को इनको कुछ और देना चाहिए, कुछ विधान परिषद राज्यसभा भेजना चाहिए। लेकिन अब अगर कोई कहे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी ने बनवाया तो फिर यह हास्यास्पद होगा। जो भी उत्तर प्रदेश को थोड़ा भी जानता है वो जानता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी सरकार में, योगी सरकार में उसका टेंडर हुआ, अधिग्रहण हुआ, सड़क बनी, सब कुछ हुआ और आज लोग चल रहे हैं। आजमगढ़ को लंबे समय से विश्वविद्यालय की मांग थी, किसने दिया? तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में दिया गया। और ये सब एक बात है, मूल बात यह कि आजमगढ़ जो पूरी तरह से दाऊद और अबू सलेम की वजह से जाना जाता था, वो आजमगढ़ अपनी पहचान वापस ले रहा है। उस आजमगढ़ के बच्चों को जिनके हाथ में कट्टा थमा दिया जाता था, बम थमा दिया जाता था और वो लौट के आते थे तो उनके ऊपर दूसरे तरह के आरोप लगते थे, उनसे और उनका सबसे बड़ा लाभ देखिए मुसलमान बच्चों को ही हो। मत बोलिए। ये भी आप अच्छे से आजमगढ़ का, तो मुझे लगता है लोगों का आप अपमान करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं आजमगढ़ के लोग कट्टा चलाते हैं, आजमगढ़ के लोगों का अपमान मत कीजिए। आजमगढ़ के लोगों को आप गुंडा बदमाश बता रहे हैं कि कट्टा पकड़ते थे आजमगढ़ के लोग। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में आजमगढ़ के लोगों को बदनाम कर देंगे आप। अरे सम्मानित जनता है वो, ये देश की जनता है वो। आजमगढ़ के लोग बहुत सम्मानित हैं और उन्होंने सम्मान के साथ इस देश के अंदर में वो सम्मान के साथ जीते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? उनको बता दें कट्टा चलाते हैं, कट्टा पकड़ा दिया गया आजमगढ़ के लोगों को। अरे आजमगढ़ के लोगों ने कितने अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ पे जन्म दिया है। अरे आजमगढ़ के लोगों के बारे में गलत मत बोलिए। राज जी, मैं वही कह रहा हूँ, आजमगढ़ के लेकिन आतंकवाद और आपको सिर्फ कहना होता है इसलिए आप शुरू हो जाते हैं। अनुराग जी सुनिए तो सही, उसका परिप्रेक्ष्य तो सुनिए ना आप। अरे कहना नहीं होता है। नहीं, परिप्रेक्ष्य क्या बात कर रहे हैं? करे आजमगढ़ के लोग कट्टा बंदूक। अरे आजमगढ़ के लोग बहुत सम्मानित है। कभी एक कट्टा बंदूक आजमगढ़ में नहीं रहा है, हो सकता है कहीं और होता होगा। आप आजमगढ़ को बदनाम करने लग जाते हैं। कम से कम सोचिए थोड़ा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जल्दी जवाब दीजिए, 30 सेकंड। हमारे सम्मानित है वो। सिर्फ अनुराग जी रुक जाइए, अब आवाज कम कर रही हूँ मैं, आप लगातार बोलते रहते हैं। तो आपको अलग से संभालने के लिए ना मुझे साउंड वाले को एक्स्ट्रा जो है साथ में एक साथी रखना पड़ता है। एक बार में सुनते ही नहीं है आप, लगातार बगैर ब्रेक के बोले चले जाते हैं। आपकी गाड़ी का ब्रेक ही फेल है हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, आजमगढ़ के लोग या कहीं के लोग खराब नहीं होते, लेकिन अगर आतंकवाद से, अपराध से, माफिया से, गुंडे बदमाश से उनका नाता जोड़ दिया जाए, देश भर में कहीं भी धमाके हो तो पुलिस आजमगढ़ पहुंच जाती थी, तो ये किसको परेशान करता था? किन लोगों के बच्चों के घर के बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता था? ये जरा समझना चाहिए। और आजमगढ़ बहुत बड़ा केंद्र रहा है, वहां पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, साहित्य के लिहाज से धरती बहुत उपजाऊ रही है। आजमगढ़ में चुनाव होना है, आजमगढ़ पर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ मेरा आना जरूर हुआ है, लेकिन इस वक्त देश में जिस पूरे मुद्दे की गूंज है वो आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इंटरव्यू की शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मुस्लिम चेहरा है शाजिया इल्मी जी। कल जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है उसे आप कैसे देखती हैं? और तब जब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ जुमला भर है और कुछ नहीं। रूबिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो भी बात मोदी जी ने कही है और जिस तरह से भी हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें पूरी तरह से तालमेल है और आप देखेंगे कि यही हमारी सरकार है। इस बात का मुझे खास तौर से फक्र है कि पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसने जो सबसे गरीब परेशान हाल लोग हैं,
जिसमें मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। और वो क्यों है? वो इन्हीं लोगों की वजह से है जो सपा के नुमाइंदे बैठे हैं यहाँ पे, जो MIM के, कांग्रेस के नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को रखा है और इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ पहली बार जो विकास का काम और उनको आगे बढ़ाने का काम और जो संकल्प है मोदी जी का कि हर एक मुसलमान के हाथ में कुरान शरीफ हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, ये जो संकल्प है वो मुझे लगता है इतनी बड़ी और खुशी की बात है कि उसी रास्ते पे हमारे देश का मुसलमान चल रहा है। और मोदी जी ने इसको सुनिश्चित किया है कि कभी भी किसी तरह का पक्षपात किसी भी इंसान के साथ धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, वो ये कह रहे जाति के आधार पर वारिस पठान। नहीं होगा। ओके शाजिया जी, जवाब लेने दीजिए। शाजिया अलमी कह रही हैं कि हमने नहले पर दहला रख दिया है, आप लोगों के नैरेटिव को हमने खत्म कर दिया है। देखिए रूबिका जी, 4 चरणों के चुनाव हो गए। अब ये चुनाव का नतीजा इतना भयंकर मोदी जी के लगा है कि उनको पता है कि 400 पार का नारा तो भूल जाओ, 200 पार भी बीजेपी और उनका जो अलायंस है वो नहीं जा सकता। तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसका दिमाग में झटका लगा, तो अब मोदी जी आ गए, झूठ पे झूठ बोलने लग गए। 2002 की उन्होंने बात कर दी। अरे 2002 में मोदी जी जो मुसलमानों के साथ हुआ था, आप हमको सबको पता है ना। बिल्किस बानो का बलात्कार भी तभी हुआ था, उसकी माँ का, बहन का बलात्कार करके उनका खून कर दिया गया, उसकी बेटी का कत्ल कर दिया गया था 2002 में ही तब। और जिनको सजा मिली कोर्ट के जरिए, गुजरात चुनाव के पहले मोदी जी आपने उनको रेमिशन करके छोड़ दिया था, वो भी तो मुसलमान थी ना। दूसरी आप बात करते हो सबका साथ सबका विकास और मुसलमानों के हित की। अरे आप स्टेज पे खड़े रहकर आप बोलते हो, देखिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं बीच में किसी के नहीं बोला था। मैं मौका दूंगी शाजिया अलमी, देखिए बोलने की वारिस भाई आदत को अगर अपनी बात हो गई, पूरी मैं करने बोलने नहीं दीजिए। दूंगा फिर मैं आपको मौका दूंगी। हाँ, बीच में बोलने नहीं दूंगा मैं वारिस भाई, शाजिया अलमी को। फिर तहजीब और तमीज में रहना चाहिए ना। कोई बोल रहा है अगर प्रवक्ता, तो सुनने की ताकत रखो ना। क्या ये बीच बीच में बोलने का अच्छी बात नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वारिस पठान जी सुनिए बात, वो आपकी बात को करेक्ट करने की कोशिश वो करेंगे। कुछ मैं नहीं, पूरा मौका दूंगी। पहले वारिस पठान, पहले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर शाजिया अलमी। करने के लिए पहले मेरे को सुन तो लो। हाँ, मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, बराबर है। उसके बाद राजस्थान के अंदर मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमान तो घुसपैठिया है, 6 बच्चे पैदा करता है और ये लोग सारी जायदाद उठा के मुसलमानों को दे देंगे। गलत बात ना, इस सवाल पर तो पूछ लिया ना उनसे, आपने तो इंटरव्यू देखा है। झूठ बोल रहे हैं वो। एक सेकंड रोक रही हूँ। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूँ वारिस पठान आपके पास। नोटिस दिए गए, वो हमारी पार्टी में आए हैं, मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छल कर रहे हैं। अमित शाह जी, कई एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जब पहले 2 राउंड या तीसरे राउंड तक नैरेटिव जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र पे था और अब जाके महिला पर है कि 2024 की जो इलेक्शन की जो चाबी है वो महिला वोटर के पास है। देखिए, सारे नैरेटिव आप लोग बनाते हैं, आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग गढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 10 साल में मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में देश के चहुमुखी विकास के लिए हमने बहुत काम किए हैं। 10 साल में देश सुरक्षित हुआ है, 10 साल में देश समृद्ध हुआ है और 10 साल में ढेर सारी जिद्दी टाइप की समस्याओं से देश को निजात मिली है। और यही हमारे इलेक्शन का एजेंडा है कि भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है और वो मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, उनकी क्षमता के कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण और एजेंडा को नीचे तक पहुंचाने के इनके स्वभाव के कारण हुआ है। पर ये सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं है, जो फर्स्ट 2-3 राउंड्स की बात है, वहाँ पर महिला वोटर्स जो हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो अपने पुरुष वोटर्स के
संख्या में ज़्यादा आए हैं, और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष फैमिली के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहाँ वोट डालना है, उस हिसाब से नहीं कर रहे, उनका अपना मन है। नहीं तो अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है। देश की माताओं बहनों ने अपनी इच्छा के अनुसार वोट देना ही चाहिए। क्या आपके कोई ऐसे पॉलिसीज हैं कि लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं, इसलिए? लाभार्थी छोड़िए ना स्मिता जी, आज तो आप मुझे बैठकर सवाल कर रही हैं, कल हो सकता है आप संसद में बैठकर सरकार को सवाल पूछे या विपक्ष को सवाल पूछे, क्योंकि 33% रिजर्वेशन इतने सालों से और किसी ने नहीं किया। नई पार्लियामेंट आई तो मोदी जी ने सबसे पहला बिल लाना कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में लाना मोदी जी ने उचित। इतना बड़ा अधिकार मोदी जी ने इतने सालों के बाद देने का काम किया। पर हम ये इंटरव्यू बंगाल में कर रहे हैं, यहीं पे संदेश खाली का इंसिडेंट हुआ था, और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि जो संदेश खाली का इंसिडेंट था वो बीजेपी का षड्यंत्र था, उनसे रचा गया ये खेल था। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, ममता बनर्जी जी ने अपनी एक कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराइए, जब अत्याचार करिए और होने दीजिए, और अत्याचार से जब लोग परेशान हो जाते हैं उसको उजागर करते हैं, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेश खाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको शर्म आनी चाहिए। विपक्ष कहता है कि जहां आप संदेश खाली का इंसिडेंट उठाते हैं, आपका ही जो अलायंस कर्नाटका में है, वहां पे भी औरतों पर अत्याचार हुआ था। प्रज्वल रेवन्ना का केस बता रही हूं मैं, वहां पर आपने उन्हें बाहर जाने दिया। प्रज्वल, देखिए, आप कर्नाटक से ही आती, वहां सरकार किसकी है? कांग्रेस की। उनको अरेस्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस की। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम वोकलिगा जाति से आते हैं, डीके शिव कुमार। उन्होंने वोकलिगा वोट बैंक बेल्ट का वोटिंग होने तक इनको हाथ नहीं लगाया और अपनी वोकलिगा वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको जाने दिया है। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो उनकी है। जैसे ही घटना बाहर आई, मेरी पार्टी की ओर से मैंने ही स्पष्ट किया था, भले हमारे एलआई हो, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, या तो वो सीबीआई को दे दें। बंगाल में जो इलेक्शन रिलेटेड हिंसा होती है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जमाने में यूपी बिहार में रैगिंग होती थी, चुनाव आयोग प्रिवेल कर गया, रैगिंग समाप्त हो गई। धीरे धीरे चुनावी कल्चर भी बदला। एक जमाने में आतंकवादी कश्मीर के अंदर वोटिंग ही नहीं होनी। एनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश को देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त इंटरव्यू दे रहे थे और उसकी कुछ झलकी आप देख रहे थे। लेकिन आपने सुना कि अमित शाह ने प्रधानमंत्री के उस बयान के ऊपर कोट किया है और उन्होंने कहा है कि एक वोट बैंक की जो राजनीति चलती है उस पर किसी धर्म विशेष को लेकर बार बार चर्चा कहां तक उचित है। वारिस भाई, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, पहले बात कंप्लीट कीजिए और उसके बाद शाजी अलमी आपका रुख करूंगी। देखिए, मोदी जी मुसलमानों की बात करते हैं, अमित शाह स्टेज से खड़े होकर बोलते हैं कि हम सत्ता में आ गए तो मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, पर्सनल लॉ को हम खत्म कर देंगे। तो क्या मुसलमानियत की बात कर रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा ने अभी कहा कि हम लोग वो मथुरा काशी बाकी है, अब उनको पता है कि मैटर सब जुडाइज है, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो क्यों पोलराइज करने की बारी आ गई? मतलब साफ है कि इनको समझ में आ गया 4 चरण के चुनाव के बाद कि पूरी तरह से ये हार रहे हैं। इनके 400 पार के नारे भी फेल हो गए, 200 के इनकी तकलीफ हो गई, तो अब फिर वही पुरानी राजनीति पे चले गए, पोलराइज करेंगे, क्योंकि विकास की तो बात करना नहीं है, बेरोजगार को रोजगार देने की बात करना नहीं है। मोदी की सारी गारंटियां फेल हो गई है। 2002 से मोदी जी ने एक ही गारंटी चलाई है देश भर के अंदर, वो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, मुसलमानों को गालियां बको और अपनी राजनीति चमकाओ। मुसलमानों के
तो मदरसों को नैरेटिव बिना आपका नोटिस फेल दिए हो गया ना बुलडोजर से उड़ा वारिस दिया भाई, जाता है। उसी नैरेटिव को तो फेल कर दिया ना पीएम ने। जब कल उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ ईद पर खाना नहीं बनता था, चूल्हा नहीं जलता था, आस पड़ोस के मुसलमान घर पे खाना भिजवाते थे, मुहर्रम में ये कंपलसरी था कि मैं ताजियों के नीचे से गुजरूं, ये जब बड़े बयान आते हैं तो वो आपको आपके दिल को दर्द तो पहुंचेगा, क्योंकि आपके वोट बैंक को वो हिला देंगे। कोई नहीं हिला है वोट बैंक। मोदी जी का पूरा चेहरा देश के सामने आ गया है कि किस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गए, घबराहट सबको दिख गई है। अब मुसलमान याद आ गए, जब बिना नोटिस दे मुसलमानों के मदरसों को तोड़ा जा रहा था, जब तो मोदी जी खामोश बैठे थे। जब मुसलमानों को घुसपैठिया बोल दिया मोदी जी ने उठा के, तो क्या हम घुसपैठिए हैं? आप और मैं दोनों मुसलमान हैं, आप और घुसपैठिए हैं क्या? अरे हमने आजादी की लड़ाई आप भी जानते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। वो सवाल मैंने उनसे पूछा है, ये घुसपैठिया ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला सवाल किसी और ने नहीं पूछा है, मैंने पूछा है और उस पर बकायदा उसमें जवाब मिला है। आप क्यों जबरदस्ती की सारी चीजों को 2+2 4 करने की कोशिश कर रहे हैं, 1+1 11 करने की कोशिश कर रहे हैं? झूठा जवाब मिला। उन्होंने किसको कहा था? क्या गरीबों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं? गरीबों में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, ये जवाब मिला है। आप उस वीडियो को आप उसे क्यों जोड़ देना चाहते हैं? आपके पास दुनिया भर की चीजें बात करने के लिए, लेकिन आप जबरदस्ती जो है मुसलमानों को डराने वाली राजनीति करते क्यों करेंगे? उन्होंने इस तरह की क्यों करेंगे? शाज़िया आलमी जवाब दीजिए, हम समझाने में शाज़िया आलमी जवाब दीजिए। कोई डराता नहीं है, हम समझाने। वारिस पठान कह रहे हैं कि आप लोगों के दिन लग गए हैं, आप लोगों की सरकार अब नहीं बनने वाली है, सबको समझ में आ गया। अब जवाब दीजिए। ओके वारिस पठान, आपका सवाल मैं शाज़िया आलमी के पास रख रही हूँ, जवाब देने दीजिए। ओके वारिस भाई, आपने जो सवाल पूछा रूबिका जी, उसका जवाब बहुत ही बेबाकी से, साफ गोई से प्रधानमंत्री जी ने कहा है और बिल्कुल साफ तौर पे सबने सुना भी है और सब जानते भी हैं, यही असलियत है। लेकिन हमारे भाई साहब यहाँ पे जानबूझ के ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, कि उनकी पूरी सियासत का जो आधार है कि मुसलमानों को इस्तेमाल करो, मुसलमानों को अंधकार में तो कैसे? वारिस भाई एक सेकंड, शाज़िया आलमी मैं बताती हूँ वो लगातार क्यों बोल रहे हैं। ये वारिस भाई की स्ट्रैटेजी है, अगर उनके बीच में कोई बोल पड़ता है फिर वो चुप नहीं होते। वारिस भाई हम समझ गए आपकी स्ट्रैटेजी, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, अब इंतजार कीजिए। शाज़िया हाँ वो चुप हो गई थी, अब शाज़िया आलमी को बोलने दीजिए। ठीक है वारिस भाई, समझ में आ गई आपकी स्ट्रैटेजी। हाँ शाज़िया आलमी बोलिए। देखिए यही तो राजनीति है। ये जो झूठ मूठ की सब सेक्युलर पार्टीज हैं वो दरअसल इतनी ज्यादा फिरका परस्त हैं और कम्युनल हैं और मुसलमानों के खिलाफ काम करती हैं। इन्होंने इसीलिए तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर इसी तरह से बार बार रहनुमाई की है और दरअसल उनके साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दे दिया, एक मुसलमान आगे जाए, क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए मुसलमानों के चलो मेरे को जवाब दे दो। और पहली बार एक भी मिनिस्टर नहीं है अब तक मुसलमानों का कैबिनेट के अंदर, राजनीति के हिसाब से नहीं, उनकी बेहतरी के लिए। मुख्तार भाई के बाद कोई कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है। काम करते ना आप यहाँ पर शाज़िया आलमी को इतने यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं, हैदराबाद से असद ओवैसी की जगह लड़ा देते ना किसी हिंदू को, किसी ने रोका था आपको? दे देते ना किसी हिंदू को टिकट। अरे हमने असद ओवैसी की जगह, अरे हमने टोटल हिंदुस्तान के अंदर, टोटल भारत में हमने 13 सीटों पर लड़ाया, जिसके अंदर रूबिका जी आपको जानकर खुशी होगी 6 हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, जिसके अंदर हमारे दलित भाइयों को दिया है। बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया? चलो बताओ मेरे को, एक भी नहीं। अरे बीजेपी तो छोड़ो, ये जो घूम रहे हैं इन्होंने भी नहीं दिया। 11 स्टेट वारिस भाई गिना रहे हैं हमने कितने टिकट दिए हैं, बीजेपी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दे रही है? मुसलमान युवाओं के लिए जो काम किया है ना। नहीं देखिए रूबिका जी, जब वारिस पठान कहते हैं कि हमने गैर मुसलमानों को टिकट दिया तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप जहां जीतने की स्थिति होती है वहां कहां आपने किस हिंदू को टिकट दे दिया? आपकी पार्टी का नाम वो पूरी तरह से मुसलमानों के नाम पर है। और एक बात गंभीरता से, क्या देश के मुसलमानों को ये नहीं, वारिस भाई मैं बोल लूं बस 30 सेकंड दे दीजिए, क्या देश के मुसलमानों को सचमुच ये नहीं सोचना चाहिए? नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन काल में जितनी भी आप योजनाएं, जिसको आप कहें कि लाइफ में बेटरमेंट की जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, क्या किसी एक में भी हिंदू मुसलमान होने की वजह से भेदभाव हुआ है? और
केरल में अगर एक बेहतर, एक बहुत शानदार प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतारती है, तो क्या केरल के मुसलमान उनको जिताकर संसद में भेजेंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान नहीं जीतने के बावजूद अपने मंत्रिमंडल में, चाहे बिहार का मंत्रिमंडल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल हो, क्या मुस्लिम आप ये बता रहे नहीं हैं शामिल किया? ये सारे जवाब है जो आपको हर जानना चाहिए। पार्टी के लिए विनेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए तो आजमगढ़ में आप देखिए ना, यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत झोंके हुए हैं। एक तरफ निरहुआ है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव है, और बहुत शानदार और तीखी और तेज लड़ाई है। अनुराग भदौरिया जी, जवाब दे दूं? जवाब देखिए, आपने मुझसे बार बार पूछा आजमगढ़ में क्या किया, तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। गन्ना मिल हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, हवाई पट्टी आजमगढ़ में हमने बनाई, गूगल कृषि करने के विश्वविद्यालय बाद कुछ हमने नहीं बनाया, होगा। मंडल आजमगढ़ को कमिश्नरी हमने बनाया। अनुराग भदौरिया, पर्चा लीक होने के बाद गूगल करके सारे सवाल खोज रहे हैं, पता ही नहीं था आपको। आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? ये क्या गंदी आदत है? देते काम। अरे मैं सवाल कुछ और पूछ रही हूँ, आप अब जवाब कुछ और दे रहे हैं। 1 घंटे पहले पूछा था वो सवाल, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। आजमगढ़ में आपने आजमगढ़ का सर, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दो ना आप। तो हम गिना रहे हैं अपना काम। आप 1 घंटे पहले जो पर्चा लीक हुआ है उसका जवाब दे रहे हैं, फेल तो हो जाएंगे फिर। 1 घंटे पहले नहीं, आपने सवाल पूछा था, लेकिन गूगल आपने जवाब करना नहीं सुना, पड़ा भाग आपको। गए। तो हम आपको जवाब पूरा सुना रहे थे हमने क्या किया। अरे हमें गूगल नहीं करना पड़ रहा है, आजमगढ़ आपको में मैं बीजेपी को खड़ी हूँ, बचाना पड़ रहा भागी है, नहीं हूँ, क्योंकि आपको यहाँ चिल्लाना ग्राउंड पड़ता है जीरो कि पर पोल हूँ। खुल जाएगी। आप है बताइए, कहीं ड्राइंग रूम में बैठे बीजेपी हुए ने हैं। क्या किया, बीजेपी ठीक के है, प्रवक्ता कड़ी क्यों धूप नहीं में आए, मैं आपको पता खड़ी है? हूँ, लोगों क्योंकि के बीच में आजमगढ़ का जाकर काम सवाल बीजेपी के मैं प्रवक्ता पूछ नहीं रही करा हूँ। पाएंगे। पूछे इनसे बीजेपी ने क्या किया। अरे, आजमगढ़ में एक क्या बार हो रहा पूछिए, है, आजमगढ़ वो में लोग क्या किया, वो बीजेपी लोग ने क्या मुझे किया, एक बता काम रहे हैं गिना दो। माइक पर। एक काम अब ओहो। मैं अरे आप पूछ रहा हूँ, धर्मेंद्र एक काम यादव गिना से दे बीजेपी कब ना, मिले मैंने तो मुझे इतने नहीं सारे पता, काम आज गिना सुबह दिए मिल के आ रही हूँ आपको। धर्मेंद्र भाई से मैं। अरे मेरी बात ही नहीं समझ समझ रहे हो गए आप, आप? मुझसे लड़ रहे हो भाई। मैं तो आपसे लड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपना काम गिना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अच्छा मुझसे आपने इंटरव्यू किया तो मैं क्या करूं। मैं तो कह रहा हूँ गन्ना मिल हमने बनाई, मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, हवाई पट्टी हमने बनाई, कृषि विश्वविद्यालय हमने बनाया, कमिश्नरी हमने बनाया, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन हमने आजमगढ़ में किया। आप कह रहे हो आजमगढ़ में क्या किया, बीजेपी ने क्या किया बताइए ना आजमगढ़ के लिए। अनुराग जी, एक बात मैं कह रही हूँ, आजमगढ़ is going to be a tough seat. बीजेपी के लोग उसको बदनाम और कर It रहे हैं। is going to be a tough seat. कड़ी लड़ाई होगी, कह रही हूँ, आज कह रही हूँ मैं आपके लिए, कोई आसान जीत नहीं हो सकती है यहाँ पर। अब मेरे पास वक्त की कमी है। अनुराग जी, शाजिया इल्मी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वारिश पठान जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।